आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं नाट्यकर्मी प्रवीण शेखर। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक नाट्यकर्मी को आमंत्रित किया है। वो नाट्यकर्मी ऐसे हैं जो अपने कार्य के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं और प्रयोगधर्मी नाटककार हैं और युवा नाटककार हैं। अपनी समृद्ध रंग यात्रा में प्रवीण शेखर 30 नाटकों का निर्देशन, 25 नाटकों में अभिनय और कई नाटकों को डिजाइन कर लिया है। तो प्रवीण शेखर आज विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है। प्रवीण जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और विविध भारती के लिए बहुत सम्मान और प्रेम। विविध भारती हम सब के लिए, मेरे लिए एक रेडियो स्टेशन भर नहीं है जी। ये स्मृतियों और भावनाओं से संवाद का एक जरिया है। और विविध भारती ने बहुत सालों से, कई दशकों से हमेशा हम जैसे लोगों का, मेरा कई बार उत्साह बढ़ाया है, हौसला दिया है, सुकून दिया है, थकान मिटाई है क्या बात। और यादों से दोबारा बोलचाल कराई है। क्या बात है। तो इसलिए विविध भारती के लिए बहुत प्रेम भरा अभिवादन और वही आत्मीयता का अनुभव आज यहाँ आपके साथ स्टूडियो में बैठकर कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों से मिलकर कर रहा हूँ जो विविध भारती को सुनकर लगता था। और ये भी कि जिन तरंगों, जिन ध्वनियों, जिन सुरों की गूंज हम लोग सुनते रहे हैं, जहाँ सराबोर होते रहे हैं, उसका स्रोत जहाँ से है वहाँ आके बहुत सुख मिल रहा है। धन्यवाद आपका। क्या बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रेडियो के प्रति ये जो आसक्ति है, ये जो प्यार है, मोहब्बत है, हम सबका साझा है। और बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर कि रेडियो सुन सुनकर हम सबका बचपन बड़ा हुआ है और रेडियो सुन सुनकर हमने सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी प्रतिभा को निखारा है। उनमें से आप एक हैं। और अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रवीण जी की रचना धर्मिता के बारे में और उनके नाटकों के बारे में हम तफसील से बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं सिलसिला और आज उनकी यादों को और उनके कार्य को टटोलते हैं, उनकी प्रतिभा के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो प्रवीण जी बताइए, रंगमंच आपके जीवन में कब आया और कैसे जुड़े आप रंगमंच से? कोई प्रेरणा थी या यूं ही? रंगमंच या यूं कहें कि जो दृश्यों की भाषा है या विजुअल लिटरेसी है, दृश्यों की साक्षरता है, इससे जुड़ना या इससे मेलजोल या रंगमंच मेरे जीवन में कब आया या रंगमंच में मैं कैसे दाखिल हो गया, इसका बहुत सचेत तारीख जैसी कोई दिमाग में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरू से ही दृश्यों की भाषा मुझे अच्छी लगती रही है। और जब भी मुझे कोई कहानी सुनाता था, कोई घटना सुनाता था, कोई डिस्क्रिप्शन देता था या कोई विवरण, तो उसके दृश्य मन में चलने लगते थे, एक विजुअल मन में आकार लेने लगता था। लगा कि ये दृश्यों की भाषा है, इसके अधिक नजदीक मैं खुद को अनुभव कर रहा हूँ। पहली बार नाटक देखा अपने डैडी के ऑफिस के एक जलसे में, तो वो छवि सराह मन पर अंकित हुई। लगा कि शायद मेरी अभिव्यक्ति या मेरे बोलने या मेरे कहने या मेरे जुड़ने का यह एक माध्यम हो सकता है। तो वह एक छाया थी जो मन पर बनी रही। उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान यूथ फेस्टिवल्स में जाना, एनुअल फंक्शंस में जाना, नाटक से जुड़ा हुआ। और साल 1993-94 के आसपास लगा कि मुझे इसी दुनिया का नागरिक होना चाहिए या यहाँ बस जाना चाहिए। उसके बाद से ये यात्रा चल ही रही है। तो ये यात्रा और बड़ी मेहनत वाली यात्रा होती है, क्योंकि थिएटर करना, थिएटर पर
एक्टिंग करना, परफॉर्म करना और एक्टिंग के जरिए आप लोगों के दिलों में अपनी पैठ बना लें, लोगों के चहेते बन जाएं, ये बड़ा मुश्किल है, वो भी आज के जमाने में। और प्रवीण शेखर ने बहुत सारे युवा नाटक के कलाकारों को जोड़ा है। हमने देखा है कि एक लंबा झुंड होता है आपके साथ नाट्य कर्मियों का, और वो सब युवा होते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ वो युवा नाटककार कलाकार कैसे करते हैं, कैसे जोड़ा आपने, क्या कुछ करना पड़ता है आपको? वो सृजन के सहयात्री हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे संगी साथी होते हैं, और उन्हें लगता है कि पढ़ाई के साथ या पढ़ाई के अतिरिक्त या जीवन की अन्य जिम्मेदारियों के अतिरिक्त उनके मन में कुछ ऐसा है जिन्हें वो लोगों के साथ बांट सकते हैं जी। और लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, और कोई रचनात्मक बेचैनी उनके भीतर होती होगी, इसीलिए उन्हें नाटक के करीब वो आते हैं। और हम जैसे लोग वहाँ के बाशिंदे हैं तो उनसे मुलाकात होती है, और फिर ये सृजन की यात्रा, रचनाधर्मिता की यात्रा, नाटक बनाने की, नाटक करने की, नाटक प्रदर्शित करने की और दर्शकों से आशीष पाने की जो उत्कंठा होती है। आपने कहा कि नाटक बहुत कठिन है, निश्चित रूप से बहुत श्रम साध्य काम है, बहुत ऊर्जा और शक्ति को खर्च करना पड़ता है, बिल्कुल, बहुत सी चीजें दांव पे लगानी पड़ती हैं, लेकिन उसके बदले जो सृजनात्मक संतोष है वो अनमोल है। जो दर्शकों का प्रेम है और जो समाज में मान्यता है, वही एक होता है कि कई बार निराशा, हताशा, अवसाद के बावजूद फिर से उस तरफ चले आते हैं, उसी रास्ते पर चले जाते हैं। जी जी। तो ये बड़ी बढ़िया बात बताई कि जो आत्मसंतोष है वो आपके जीने की खुराक है, और यही है जो नाटकों से लोग जुड़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुना? मैं चाहूंगा कि धरती कहे पुकार के 2 बीघा जमीन का ये गाना सुना जाए। शैलेंद्र का लिखा गीत है और सलील चौधरी का संगीत है, और बला साहनी मीना कुमारी पर फिल्माया गया है जी। इसे सुनना और सुन के उन दृश्यों की कल्पना करना बहुत सुखद होगा। ये गाना सुनवाइए। क्या बात है, सुनते हैं ये गाना। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले।
अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना। आए रे भाई रे, अभी जब गाना हम सुनवा रहे थे प्रवीण जी, तो आपने बताया कि बलराज साहनी का जिक्र किया, उन पर फिल्माया गया हो। लगता है फिल्मों पर भी आपकी गहरी पकड़ है और गहरी दिलचस्पी है। दृश्यों की भाषा मैंने कहा, विजुअल लिटरेसी, यही लगाव सिनेमा को समझने और सिनेमा को पढ़ने की ओर ले गया। और इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद में एक वातावरण रहा है कि फिल्म सोसाइटी मूवमेंट का एक हिस्सा रहा है, और वहां पर यूनिवर्सिटी फिल्म सोसाइटी के जरिए हम लोगों ने जाना कि दुनिया का अच्छा सिनेमा क्या होता है जी, वर्ल्ड क्लासिक क्या होता है। उसको देखने के बाद लगा कि सिनेमा की दुनिया कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है, कितनी समृद्ध है और कितनी गहरी है, कितनी सघन है। लगा कि ये अलग ही दुनिया है जहां हमें ताक झांक या आवाजाही करते रहना चाहिए। उसी रुचि ने, उसी दिलचस्पी ने गंभीर सिनेमा की ओर मोड़ा। सिनेमा की कुछ पढ़ाई की, बहुत सिनेमा देखे और उन पर लिखा, उनके बारे में सोचा। तो इस तरह के दृश्यों में रुचि नहीं, सिनेमा की ओर या तस्वीरों की ओर, पेंटिंग्स की ओर, फोटोग्राफ्स की ओर वही ले गया। और ये सब मिल के मेरे नाटक को समृद्ध बनाते हैं या मेरे लेखन को भी समृद्ध बनाते हैं, क्योंकि जो कला माध्यमों का अंतर संबंध है वो इतना गहरा, इतना प्रगाढ़ और इतना सुंदर है कि सभी कला माध्यम एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, उन नाटकों की ओर चलते हैं जी, जो शुरुआती नाटक है जिसमें आपने एक्टिंग की थी और शुरुआत की थी। हमें याद आ रहा है धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग, आप परफॉर्म करते थे तो हॉल में तालियों की गूंज बहुत देर तक गूंजती थी और लोगों को रुला देते थे। और उस नाटक में एक चीख होती थी, क्योंकि वो नाटक मैंने भी देखा है तो मुझे अभी तक वो याद है। उस नाटक के बारे में बताइए और शुरुआती कुछ नाटकों का जिक्र कीजिए। जो मेरा बतौर निर्देशक पहला नाटक था वो था समरथ कोरे दोष गोसाई। इस नाटक को लेकर हम पहली बार किसी बड़े यूथ फेस्टिवल में गए और बहुत सारे इनाम हासिल किए। उस नाटक ने हम लोगों के लिए एक सकारात्मक उत्प्रेरक की तरह था। इसके बाद जो पहला नाटक जिसे कहा जाए गंभीरता पूर्वक सचेत मन से और नाटक की भाषा को बूझ कर जो नाटक किया गया था वो था हवालात। हवालात ऐसा नाटक था जिसमें हमने मूल आलेख में कुछ दृश्य जोड़े, कुछ दृश्य हटाए और उनमें कविताओं को शामिल किया, केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस आलेख में हम लोगों ने कई बार पुनर्लेखन किया और वो देश के लगभग सभी बड़े नाट्य समारोहों में शामिल किया गया। वो एक ऐसा नाटक है कि अभी भी हमने उसका हाथ थाम रखा है। क्या बात है। वो चलता रहता है। कई बार जब लगता है कि अब क्या करें, कौन सा नाटक करें, जब तक किसी और प्रस्तुति की तैयारी होती है तो बीच में हम लोग अपने ही वार्म अप के लिए, अपनी ही तैयारी के लिए उस नाटक की कलाई फिर से थाम लेते हैं जी जी, और हवालात को लेकर चल पड़ते हैं। हवालात के बाद फिर महारथी, शिव मूर्ति की कहानी पर तिरिया चरित्र, ये एक विदेशी कहानी पर कागज के पक्षी, डाकघर, स्पेनिश क्लासिक दोन के खोते पर आधारित नाटक बनाया, 30 मरखा या सॉन्ग मल्टीनेशनल, लेखक शूद्र, आज बहुत सारे नाटक हैं जो एक यात्रा में बाद में शामिल होते गए। जी जी। लेकिन शुरुआती नाटक की बात करूं तो महारथी, चारुआक, तिरिया चरित्र और सॉन्ग मल्टीनेशनल, ये सब जी। तो लंबी फहरिस्त है ये, तो कुछ नाटक के नाम बताए और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि एक नाटककार की दुनिया में नाटकों की संख्या बहुत बड़ी होती है और बहुत श्रम होता है, बहुत मेहनत होती है, और इन्हीं सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। और प्रवीण शेखर की नाटक की दुनिया के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है। तो आपने ये जो नाटक बताए, तो क्या इन सब नाटकों की प्रस्तुति, नाट्य मंचन किन किन शहरों में किया? उन शहरों के नाम भी अगर याद हो तो बताइए। कहीं गाँव में भी गए इन नाटकों को लेकर? कहाँ कहाँ गए? हमने सुना है कि बहुत दूर तक गए। नाटक सौभाग्य से इसको अगर यूं कहा जाए कि कुछ ही प्रदेश बाकी होंगे जहां हमें नाटक करने का अवसर नहीं मिला जी, है। बिल्कुल। और वहां मौका नहीं मिला है, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में हमने अपने नाटकों का प्रदर्शन किया है। एक दिक्कत ये आती रही है कि हम नाटक को पैदा तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें जिंदा रख पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही प्रस्तुतियों के बाद वो बंद हो जाते हैं या वो नहीं हो पाते हैं या बहुत दिन के बाद
उन्हें रिपीट करने का मौका मिलता है। लेकिन मेरे बहुत से नाटक ऐसे रहे हैं जो लगातार होते रहे हैं और एक अच्छी संख्या के बाद स्थगित हुए हैं। जी जी। मैंने अपना कोई नाटक अभी बंद नहीं किया है जी। कुछ देर के लिए, कुछ वर्षों के लिए हो सकता है कि वो स्थगित हो गए हों, लेकिन मैं करता रहता हूँ। कुछ नाटक हैं जो बहुत मन से तैयार किए गए थे, बहुत दिल से उनके बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें दोबारा करने का अवसर नहीं मिल सका है। ये एक तड़प रहती है। लेकिन हिंदी प्रदेशों में या हिंदी भाषी प्रदेशों में मैंने कहा कि देश के कुछ ही प्रदेश होंगे जहां पर हम नाटक अपना लेके नहीं जा सके हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये हमारे साथियों की ऊर्जा और शक्ति बनी रहे तो जल्दी ही हम हर जगह अपना नाटक दिखा सकेंगे। बिल्कुल। विविध भारती परिवार की ओर से शुभकामनाएं कि आप पूरे देश के एक एक हिस्से में आप जाएं, ये सारे नाटक लेकर प्रदर्शन करें और विदेशों में भी जाएं, वहां भी अपने देश का जलवा दिखाएं। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लिया जाए। फिल्म शंकर हुसैन का गाना सुनाइए, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, लता मंगेशकर जी ने गाया है। क्या बात है, बहुत ही सुरीला गीत है। सुनते हैं यही गाना, फिल्म शंकर हुसैन। प्रवीण जी, आपके शुरुआती नाटक की बात की और बतौर निर्देशक कुछ नाटकों का जिक्र आपने किया। एक संस्था है बैक स्टेज जिसके निदेशक हैं आप, और बतौर निदेशक बहुत सारी मुश्किलें आती हैं एक संस्था को चलाने में, और कितना कठिन होता है इस तरह से एक संस्था को चलाना और कायम रखना। बैक स्टेज के बारे में बताइए, क्या कार्य प्रणाली है? बैक स्टेज युवाओं को लेकर एक समूह बनाया गया था। अब जिन युवाओं को लेकर वो समूह बनाया गया था वो वरिष्ठ हो चुके हैं, लेकिन
युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा इसमें रहती है जी। क्योंकि नाटक की शक्ति वही है। बैक स्टेज लगातार सक्रिय है पिछले 25 वर्षों से। एक संकट इलाहाबाद, प्रयागराज या ऐसे शहरों में आता है कि नाटक का जो इकोनॉमिक्स है वो कोई खास अच्छा नहीं है, उसके लिए बहुत संघर्ष है, या वहाँ नाटक का जो बॉक्स ऑफिस है वो विकसित नहीं हो सका है। ऐसे में नाटक को बनाने की और बना लेने के बाद उन्हें जिंदा रखने की, उन्हें करते रहने की चुनौती हमेशा बनी रहती है। हमारी निर्भरता ज्यादा होती है कि लोगों के बुलावे पर, कि लोग हमें आमंत्रित करें, नाट्य समारोह में बुलाएं, हमारे नाटकों को देखें। जो ज्यादा मुश्किल आती है हमें टिकट बेचने की, क्योंकि उस तरह से एक दुखद पक्ष ये है कि हिंदी प्रदेशों में या हिंदी भाषी क्षेत्रों में नाटक उस तरह से लोगों की आंतरिक आवश्यकता की वस्तु नहीं बन सका है, जी जी, या वैसी चीज नहीं बन सका है जैसे बाकी कला माध्यम में, बाकी शहरों में, बाकी प्रदेशों में है। हमें ये मुश्किल आती है नाटक करने में, लेकिन अब हम अपने नाटकों को कर पा रहे हैं और एक संस्था को पहचान मिलने के साथ और नाटकों की लोकप्रियता ने उन्हें दूर पहुंचाया है। इसीलिए हम अपनी सक्रियता और अपना काम या उसमें निरंतरता दे पा रहे हैं। जी जी। जबकि यहाँ इस शहर में, मुंबई में अभी लोग थिएटर जाते हैं तो बाकायदा टिकट खरीद कर जाते हैं, और हमें भी ये बात कहनी चाहिए कि जहाँ फिल्में देखने के लिए हम पर टिकट 300 रुपए 400 रुपए खर्च कर देते हैं, तो वहाँ पर एक नाटक देखने के लिए कम से कम 200 रुपए तो खर्च किया जा सकता है। निश्चित रूप से, और ये दर्शकों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है कि अपने कला माध्यमों, अपने कलाकारों को सहेजें, उन्हें बचाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। इसके लिए उन्हें नाटक देखने के लिए टिकट लेकर आना होगा, पैसे देकर नाटक देखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मनोरंजन के साधन वो पैसे खर्च करके जुटाते हैं, तो नाटक में ही ये संकोच क्यों। बिल्कुल। और एक नाटक देखकर जो खुशी, जो संतुष्टि आप संजो कर रखते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। और ये बताइए हमें कि अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव की कितनी भूमिका होती है नाटकों को लोगों तक पहुंचाने में, और आपके नाटक अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में शामिल किए गए हैं कई बार, उसके बारे में बताइए। बहुत खुशी की बात रही है कि हमारी संस्था का पहला नाटक ही हवालात अंतर्राष्ट्रीय समारोह में शामिल हुआ। उसके बाद कई और नाटकों को देश में जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुए उसमें शामिल होने का अवसर मिला। उससे होता ये है कि एक तो जो कलाकारों का एक्सपोजर है वो बढ़ता है, वो देश दुनिया के कलाकारों को देखते हैं, उनका अभिनय देखते हैं, उनकी डिजाइन देखते हैं, नाटकों का प्रस्तुतिकरण देखते हैं, और अलग अलग कथ्य को लेकर तैयार किए गए नाटकों को, उससे रचनात्मक मुठभेड़ को, उस चुनौती से वो दो चार होते हैं। जो क्रिएटिव चैलेंज या एक क्रिएटिव रिस्क लेने का साहस उनमें आता है, और ये भी होता है कि उन्हें एक आत्मिक संतोष इस तरह मिलता है कि उनके काम को बहुत बड़े मंच पर, बहुत बड़े फलक पर देखा गया, तो इस बात की भी खुशी होती है। ये भी होता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो अननोटिस नहीं जा रहा है, उसे लोग देख रहे हैं, उसे लोग सराह रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस राउंड में उत्साह का भाव और आगे करने का भाव बना रहता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पुरस्कार आपको प्रोत्साहित करते हैं, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन जब कोई पुरस्कार मिलता है तो उत्साह बढ़ता है और लोग भी जुड़ते हैं। और आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है आपकी प्रतिबद्धता के लिए, प्रयोगधर्मिता के लिए, नाटक के लिए। तो कैसा था वो अनुभव जब राष्ट्रीय पुरस्कार की आपको खबर मिली? अपने श्रोताओं को बता दें कि और भी अनेक पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है, आप जिक्र भी कर सकते हैं प्रवीण जी। मैंने कहा कि जब आपके काम को कोई नोटिस ले रहा होता है तो संतोष तो मिलता ही है, और पुरस्कार आपकी यात्रा का एक पड़ाव भले हो, लेकिन एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं और एक जिम्मेदारी से भर भी देते हैं। आपकी अपेक्षाएं खुद से भी बढ़ जाती हैं और एक अलग ढंग का दबाव बढ़ता है कि अब तक जो हमने किया अब उससे कुछ बेहतर करना है, जहां हम थे उससे आगे बढ़ना है। तो ऐसे में पुरस्कार की सूचना अच्छी लगी, पुरस्कार पाना अच्छा लगा, जिन लोगों के साथ पुरस्कार मिला उनके बीच होना अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ ये भी होता है कि अब इसके बाद क्या। फिर अपने ही पुरस्कार को, अपने ही सम्मान को एक जस्टिफाई करने की चुनौती होती है कि हमें बराबर दर्शकों को या अपने चाहने वालों को, अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को ये बताते रहना पड़ता है कि हमें जो पुरस्कार मिला हम इसके हकदार थे और हम इससे ज्यादा के भी हकदार हैं। ये बोध हमेशा एक नए काम की ओर,
एक नई प्रेरणा की ओर ले जाता है। जी जी। और एक नई चुनौती से आप दो चार होते हैं। आपकी यात्रा चल रही है तो पुरस्कार भी मिलता है, कई बार अपमान भी मिलता है, कई बार दुत्कार भी मिलती है। कई लोग दुत्कार कर अपना लेते हैं, कई लोग अपना कर दुत्कार देते हैं। सम्मान भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, यश भी मिलता है, तो ये उसका हिस्सा है। जी जी। मंचन में कहीं कोई त्रुटि रह गई किसी भी कलाकार से, किसी भी एक्टर से, तो उसकी जिम्मेदारी निर्देशक के मत्थे ही आती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। नाटक का इच्छा हो, किसी का अभिनय कमजोर हो, बिल्कुल, या आलेख को हम ठीक से स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, बना नहीं पाए, जी, कई दिक्कतें होती हैं। जी जी। तो बतौर निर्देशक या बतौर टीम लीडर जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए, और है भी। सबकी जवाबदेही उसे मेरी ही होगी और होनी भी चाहिए। जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, किस शहर में आपको मिला था? दिल्ली में विज्ञान भवन में मिला था, और उपराष्ट्रपति महोदय ने मुझे ये सम्मान दिया था, और वो अनुभव वाकई बहुत सुखद था। और इस तरह के पुरस्कार जब मिलते हैं तो लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। शब्दों से परे होती है वो खुशी। जी, निश्चित रूप से। तो चलिए अब अपनी खुशी को दोगुनी करते हैं एक गाने के साथ। कौन सा गाना सुनवाएं? शगुन फिल्म का गाना सुनना है मुझे। जगजीत कौर की आवाज में है, तुम अपना रंजोगम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। क्या बात है भैया। और नाटक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने एक दूसरे से साझा करते हैं, भाई अपने गम हमें दे दो। जो नाटक होता है कि केयरिंग एंड शेयरिंग, जी, तो जो केयरिंग एंड शेयरिंग का भाव है, ये तो नाटक का बहुत जरूरी सूत्र है जी, एक टीम को बनाए रखने के लिए। तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की
गाने की बात चली, शगुन फिल्म का गाना ये सुनवाया आपने, केयरिंग एंड शेयरिंग। तो मेरे जहन में बात आ रही कि शुरुआती दौर में जब नाटक की ओर आपका रुझान हुआ तो कौन से वो नाटककार थे, कौन से वो निर्देशक थे जिनसे आप प्रभावित हुए और उनसे आपकी मुलाकातें किस तरह की रही? कुछ यादें साझा कीजिए। कई बड़े नाटककारों के साथ, कई बड़े थिएटर एक्टर के साथ आपने काम किया है। जब हम यूथ फेस्टिवल्स में भागीदारी कर रहे थे और नाटकों को देखना शुरू ही किया था कि संयोग से इलाहाबाद में जो प्रयागराज है वहाँ एक नाट्य समारोह हुआ, चतुरानन 1988। उसमें आदरणीय रतनथियाम दादा का, हबीब तनवीर साहब का, शीला भाटिया का और सत्यदेव दुबे का नाटक हुआ। उन चारों नाटकों को देखने के बाद इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में आदरणीय भानु भारती सर का नाटक हुआ। उन नाटकों को देखने के बाद लगा कि नाट्य भाषा क्या होती है, नाट्य भाषा का सौंदर्य कितना विराट हो सकता है, नाट्य भाषा कितनी सघन हो सकती है और बतौर एक भाषा ये कितनी असरदार हो सकती है कि लोगों के मन पे, चेतना पे कितना गहरा असर डाल सकती है। उन नाटकों ने लगा कि मेरा रास्ता यही होना चाहिए, या मुझे ऐसे ही कुछ करना होगा, या इस तरफ जाना होगा। संयोग ये था कि आदरणीय भानु भारती सर, रतनथियम दादा मेरे गुरु हुए और मैं भाग्यशाली हूँ कि उनकी छाया मुझ पर पड़ी, उनका स्नेह मिला और उन्होंने जितना कुछ सिखाया उसकी कीमत कुछ भी नहीं हो सकती। उसके बाद बीवी कारंत ने, तापस सेन ने, बीएम शाह ने, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता जी ने, स्वाति लेखा सेन गुप्ता जी, इनके साथ काफी कुछ सीखा और जाना। प्रयागराज में सचिन तिवारी सर थे जो हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनके साथ लगातार नाटक करके। तो इन लोगों का प्रभाव मुझ पर गहरा रहा है और मैं किसी नकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रेरणा उनकी बनी हुई है, उनकी छाया मुझ पर बनी हुई है और मैं इससे मुक्त भी नहीं होना चाहता। और अभी भी लगातार भानु भारती जी, रतनथियम जी, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता, इनका मार्गदर्शन, इनका प्रेम और इनसे सीखना, जानना, इनके साथ बैठ के, इनके सानिध्य में बैठ के बुनना गुनना ये होता रहता है और बहुत सुखद है और भाग्यशाली हूँ कि ये मेरे जीवन में बने हुए हैं। तो इन लोगों जैसा भी बन सका हूँ या बन रहा हूँ तो इनकी बड़ी भूमिका रही है। क्या बात है। सभी इन आदरणीय बड़े कलाकारों का, नाटककारों का आपने जिक्र किया और हमें लगता है कि जो भी श्रोता सुन रहे हैं और नाटक की दुनिया में आना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उनका परिमार्जन होगा और आपने तो बताया आपका परिमार्जन हुआ ही। एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे जान कहो मेरी जान, अनुभव फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज है। क्या बात है, सुनते हैं यही गाना।
प्रवीण जी, अभी गाना सुनने से पहले उन वरिष्ठ नाटककारों का नाम लिया, रंगकर्मियों का नाम लिया, जिनसे आपका भी परिमार्जन हुआ और हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं उनका भी परिमार्जन हो सकता है। उनकी अभिनय की एक अलग से पाठशाला होती है। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि ममता जी, न सिर्फ अभिनय बल्कि हाँ। इन लोगों ने जो जीवन दृष्टि या विश्व दृष्टि या पूरे जीवन को समझने की एक समझ या बोध दिया है या देते हैं, ये सचमुच कला की दुनिया के संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा जी, हैं। जी। इनके साथ होना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हर क्षण इनको देख कर सीखा जा सकता है। अगर ये मौन भी रहें तो भी कुछ पाठ दे ही रहे होते हैं। बिल्कुल, आंखों का जो अभिनय होता है वो सीख लेते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए, आपने बाकायदा तालीम ली है तो किस संस्था से ली या किन संस्थाओं से? पत्रकारिता भी की है और जिन निर्देशकों का, नाटककारों का, चिंतकों का मैंने नाम लिया, इनके साथ रहकर, इनके सानिध्य में रहकर एक लंबी अवधि में पूरी प्रक्रिया में ही मैंने सीखा है। बाकी कई जगहों से आपको प्रेरणाएं मिलती हैं। आप जब एक चित्र प्रदर्शनी में होते हैं तो भी आप सीख रहे होते हैं। आप जब कोई फोटोग्राफ या कोई कॉफी टेबल बुक या कोई ट्यूटोरियल बुक आप देख रहे होते हैं तो भी आप सीख रहे होते हैं। कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, किसी कविता या नज्म से आप गुजर रहे होते हैं तो भी आप सीखने की प्रक्रिया चल रही होती है। तो ये सीखने का जो प्रोसेस है ये निरंतर चलता रहता है और कोई एक ही कला माध्यम आपको नहीं सिखाते। आप हर जगह से समृद्ध होते हैं और होना चाहते हैं और ये सब मिलके आपके एक माध्यम को, बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप उन्हें लगता है कि नाटक में ये बात नहीं कह सके हैं या हमेशा आप नाटक करना संभव नहीं होता क्योंकि एक सामूहिक कला है। तो इस बेचैनी ने, इस तड़प ने या इस क्रिएटिव अर्ज ने मुझे लेखन की ओर ले गया, जहां मैंने लिखा और मेरा लेखन सांस्कृतिक के विषयों पर ही रहा। कला, साहित्य, संस्कृति, थिएटर, सिनेमा, संगीत, जीवन शैली, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, इन सब पे लिखा। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर कई सारी फैकल्टी होती है, उन्हें संतुष्ट होना चाहिए। नाटक करके लगा कि ये बात तो रह गई, हर बात नाटक में नहीं हो सकती, हर बात किसी लेख में नहीं आ सकती। तो अपनी जो अभिव्यक्ति करने की जो बेचैनी है, जो चाहत है, ये लेखन की ओर या शोध की ओर या कुछ और बात किसी और मंच से, किसी और माध्यम से कहने की जो ललक है, ये लेखन की ओर, शोध की ओर मुझे ले गया। तो जो लेखन की ओर आप मुड़े, शोध की ओर मुड़े, तो उन्हें आपने किताबों की शक्ल भी दी है, प्रकाशित भी हुई है आपकी वो रचनाएं। तो उन किताबों के बारे में बताइए, कौन कौन सी किताबें? अलग जाना नहीं, उसी यात्रा का हिस्सा ही है। मेरे सांस्कृतिक विषयक जो लेख हैं, जो फीचर्स हैं, जो कुछ इंटरव्यूज हैं, उनकी एक किताब रंग सृजन साल 2018 में प्रकाशित हुई, जिसका लोकार्पण रतन थियम जी ने, शमसुर रहमान फारूकी साहब ने किया और इस पर शमसुर रहमान फारूकी साहब ने लिखा है। क्या बात है। और विद्वानों ने, प्रोफेसर बद्री नारायण ने इस पर लिखा है। इसके अलावा कुछ शोध मैंने संगीत नाटक अकादमी के लिए किए कि स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर भारतीय लोकगीतों ने, प्रदर्शनकारी कलाओं ने, लोक नाटकों ने किस तरह का योगदान दिया है, उनकी क्या भूमिका रही है, उस पर एक शोध। और बिरहा गायन कैसे हमारे जीवन का नैरेटिव है, उसको लेकर एक शोध किया। और इसके अलावा मैंने एक और शोध किया रामलीला को लेकर कि उत्तर भारतीय रामलीला और रासलीला में एक खास वर्ग की भूमिका कैसी है, उस भूमिका ने कितना सकारात्मक हस्तक्षेप किया है और उससे हमारे लोक नाटक कितने समृद्ध हुए हैं, कितने और महत्वपूर्ण बने हैं, उसको शोध किया। फिर इसी यात्रा में जिन लोगों से मुलाकात हुई, लोक गायिका शारदा सिन्हा जी, विंध्यवासिनी देवी, उन पर मोनोग्राफ लिखे मैंने। और अभी हाल में ही एक मोनोग्राफ लिखा है, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, उन खिलौनों पर, उन शिल्पकारों पर लिखा मैंने। बाकी अलग कभी पत्रिकाओं में, जर्नल्स में लेखन चलता रहता है। क्या बात है, बड़ी ही दिलचस्प मोड़ पर हम आ गए हैं और हमें भी जिज्ञासा हो रही है कि जो इतने सारे आपने शोधपूर्ण कार्य किया है और लेखन किया है, इसमें कोई खास याद है, कोई यादगार घटना है जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं? चाहे वो बिरहा लोक शैली में गायन की कला हो या फिर विंध्यवासिनी देवी जी या शारदा सिन्हा जी, इन लोगों से तो मिलना ही बड़ी बात है। इनके साथ होकर और कई दिन के साथ बिताकर ही अपने आप में हर क्षण महत्वपूर्ण है। और जिस तरह मैंने कहा कि बिरहा पर लिख रहा था, तो दूर दराज के गांवों में या उत्तर प्रदेश के, बिहार के कई ऐसी जगहों पर जाने का अवसर मिला कि कितने ही कलाकार हैं जो अनगाए रह गए, अनचिन्हे रह गए। उनका योगदान अगर रेखांकित किया गया होता, दर्ज किया गया होता, तो हमारे समय का, हमारे कला का, हमारे सांस्कृतिक परिवेश का एक बड़ा दस्तावेज बनता। उनसे मुलाकात होना या उनको पाना, उन्हें रिकॉर्ड करना, उनका एक वीडियो इंटरव्यू करना, ये बहुत खास था मेरे लिए। जी, तो प्रवीण जी, बड़ी ही दिलचस्प बात आपने बताई और इतना शोधपूर्ण कार्य करना ये बड़ा ही जरूरी मुद्दा है। अमूमन लोग अपनी व्यस्तताओं में भूल जाते हैं कि
गाँव की और कस्बों की ओर जाकर ये लोक शैली की बातें करना या इस तरह का शोध कार्य करना आपने किया, इसकी तो सराहना की जानी चाहिए और जाहिर है हो रही होगी सराहना, और किताब की शक्ल में भी आपने लाया, बड़ी बात है, अच्छा लग रहा है सुनकर। शारदा सिन्हा का आपने जिक्र किया। शारदा सिन्हा हम सबकी दिल अजीज लोक गायिका हैं, हम सबकी प्रिय गायिका हैं। विविध भारती के स्टूडियो में आई थी तो उनसे बड़ा ही प्रेमिल स्नेहिल बातचीत हमारी उनसे हुई थी। मेरा भी सौभाग्य है कि उनसे मिलने का कई अवसर मुझे मिला। आप बताइए शारदा सिन्हा से किस तरह का आपका नाता रहा है? किस देश और दुनिया के लिए शारदा सिन्हा थी, मेरे लिए वो शारदा दीदी थी जी, और मैं उनका भाई। बिल्कुल। और पहली बार जब मुलाकात उनसे शुरुआती दिनों में हुई 2001 के आसपास, तो कुछ दिनों तक हम गिनते रहे कि दीदी से कितनी बार मिले। फिर 4-5 साल में इतनी बार उनसे मिलना हुआ, इतनी बार उनका स्नेह मिला कि गिनना मैंने छोड़ दिया फिर। और जब तक वो जिंदा रही हमेशा एक भाई का स्नेह दिया, प्रेम दिया, मान दिया, और हर तरह से एक बड़ी दीदी जैसे ही उनकी उपस्थिति मेरे जीवन में रही है। और किसी भी बात पर, किसी भी लोक संबंधी किसी जिज्ञासा में, किसी प्रसंग में जब भी कुछ पूछना हुआ, जानना हुआ, तो दीदी से हमेशा किसी समय पूछा जा सकता था। अब उनकी अनुपस्थिति है, वो लगातार मतलब सालती रहती है। उनके जाने के बाद लगा कि कितनी विराट उपस्थिति हमारे लोक परिदृश्य में, हमारे सांगीतिक परिदृश्य में उनकी रही है, तो हमेशा याद आएंगी वो। बिल्कुल, और हम सबको याद आती है वो। हम सब से उनका एक गहरा नाता रहा है और उनकी खासियत ये रही है कि ज्यादातर लोगों से बहुत ही पर्सनली, निजी तौर पर जुड़ी रही हैं और सबकी प्रिय गायिका रही हैं। और उन्होंने बहुत सारी निजी यादें भी साझा की थी यहाँ, और उन्हीं का गाया हुआ एक फिल्मी गाना है, मैंने प्यार किया। सुना जाए इसको? चलिए सुनते हैं वही गाना। कहे तो सजना ये तोहरी
प्रवीण जी, कहानियों को नाटक में तब्दील करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है और कठिन श्रम होता है। आपने कहानियों को भी नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है और बहुत सारे प्रयोग किए हैं आपने नाटक में, नए प्रयोग किए हैं, और आपका नाम एक युवा नाट्यकर्मी के रूप में, प्रयोगधर्मी नाटककार के रूप में जाना जाता है। बताइए इसके बारे में। असल बात है, किसी बात को, किसी टेक्स्ट को, किसी अनुभव को, किसी पढ़े लिखे को, किसी सोचे को दृश्यों की भाषा में अनुवाद करना, और वो अनुवाद की संरचना ऐसी हो कि दर्शकों को देखने में दिलचस्प लगे, अर्थपूर्ण लगे, और जब वो घर जाएं तो अपने मन में कुछ लेकर जाएं, अपनी चेतना में कुछ सहेज कर जाएं। इसी चाह ने मुझसे कहानियों के मंचन भी करवाए, मन निबंधों के भी मंचन किए, उनको भी नाट्य रूप किया। जैसे लेखक और शूद्र, दो नाटक ऐसे थे जो लंबे निबंधों पर आधारित थे जी। लंबी कविताओं को नाटक का विषय बनाया, उन पर नाटक किए। अभी कुछ दिन पहले शरद कोकास की लंबी कविता देह पर हमने नाटक बनाया था, और माया बाजार एक नाटक था, एक लंबी कविता पर आधारित। ऐसे कई लंबी कविताओं पर नाटक हमने बनाए। जो नाटक की परंपरागत संरचना है उनमें भी तोड़फोड़ की, और ये तोड़फोड़ भी बहुत रचनात्मक किस्म की थी कि ज्यादा समकालीन बनाने के लिए, ज्यादा असरदार बनाने के लिए, ज्यादा तीव्रता पैदा करने के लिए वो किए। मैंने कहा कि असल बात है कि जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उन्हें दर्शकों से शेयर करना, उनको साझीदार बनाना, और इस प्रक्रिया में आप अपने अनुभव को, अपने संचित ज्ञान को, अपने देखे हुए को, सोचे हुए को, भोगे हुए को, पाए हुए को आप दृश्यों की भाषा में अनुवाद करते हैं। तो इसी सोच ने जो नाटक के परंपरागत स्ट्रक्चर होते हैं, वो या निबंध या लेख या लंबी कविताएं या कई तरह की चीजों को मिलाकर एक प्रयोग करने की जिद इस सकारात्मक अर्थ में लेना चाहिए कि एक क्रिएटिव चैलेंज के रूप में मैंने लिया, उन्हें नाटक का हिस्सा बनाया, और फिर दर्शकों की सहमति, उनमें उसकी लोकप्रियता, उनकी प्रशंसा से लगा कि जो हमने काम किया इसका अर्थ था, इसका असर था। जी, आपने बहुत सारे नाटक देश भर में किए, आपने जिक्र किया, और भाषाओं के बारे में एक तो बताइए कि किन किन भाषाओं में आपने नाटक की प्रस्तुतियां दी, और गाँव में, शहरों में जाकर आपने अपने नाटक मंचन किए। तो कोई खास याद साझा करना चाहते हैं? बताएंगे किन गाँव खेड़ों में गए? और अपने गांव में मैं नाटक नहीं कर सका। मैं चाहता हूं कि वहां जाऊं, वापस जाऊं और वहां के लोगों को लेकर एक नाटक बनाऊं, लेकिन मैंने अंग्रेजी में नाटक किए, हिंदी में कर ही रहा हूं, और अवधी भाषा में मैं काम करना चाहता हूं जी, नाटक करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि एक समृद्ध अवधी भाषा में अपनी एक नाट्य अभिव्यक्ति कैसी हो, मैं किस तरह का नाटक बनाऊं, इस पर मैं सोच रहा हूं, और मुझे करना है। और शायद मैं वापस अपने गाँव की ओर जाऊं कि जहाँ की स्मृतियां मेरे साथ हमेशा रहती हैं। जहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है सई नदी, और गांव बहुचरा। तो ये भी बताते चलिए कि गांव बहुचरा से संगम कैसे आया? सई नदी सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है जी जी, वो हमारे जीवन का हिस्सा रही है। जैसे घर में कोई बुजुर्ग होता है, कोई दादी होती है, नानी होती है, आजी होती है, तो हमारे जीवन में सई की वही उपस्थिति रही है। और अगर मेरे गाँव का कोई गीत बने तो सबसे जरूरी छंद की तरह से सई है, और उस गीत का जो मुखड़ा होगा वो सई पर केंद्रित होगा। वाह। और सई इतनी सुंदर नदी थी, बहुत अफसोस के साथ थी कहना पड़ रहा है। नदी अभी भी है, लेकिन पानी का रंग बदल कर उसका पूरा तत्व ही बदल गया है। जहाँ गांव के लोग, गांव के आसपास के लोग, सबके घाट अलग थे, महिलाओं के घाट अलग थे, पुरुषों के घाट अलग थे, गांव के अलग अलग टोलों के गांव के घाट वहाँ अलग थे। और लेकिन वहाँ जब हम छोटे थे तो बच्चे घाट घाट का पानी पी सकते थे। जी जी, तो किसी घाट पर जाने कहीं भी जाकर नदी का पानी, तब तो ऐसे जमाना था कि घड़े में पानी लिया नदी का और वही पानी पिया जाता था। वही था, और नदी के पानी से ही, मतलब उसमें ताब इतनी थी कि नदी के पानी से ही गांव के घरों की दाल पकती थी जी, और वो दाल जल्दी पकती थी, ये कहा जाता था कि नदी के पानी से दाल पकाओ तो जल्दी पक जाएगी। तो नदी तो हमारे गांव का जीवन गीत रही है। तो अब बताइए कौन सा गीत सुनवाए? मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, श्री 420 का। तो अब मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, आपने ये कहा है, और हमें भी वक्त नहीं इजाजत दे रहा है कि हम मुड़ के आपके रंगकर्मी जीवन को देखें और पड़ताल करें। तो अब अपनी बातचीत को यहीं पर समाप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समाप्त करने का मतलब खत्म होता है, खत्म नहीं कर रहे हैं। फिर कभी आपसे लंबी बातचीत रिकॉर्ड करेंगे। आज बस यहीं तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण शेखर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। विविध भारती में बुलाने के लिए एक बार और धन्यवाद। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के,
देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैना से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। हाय! मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। आज के मेहमान कार्यक्रम में आपने सुनी नाट्यकर्मी प्रवीण शेखर से ममता सिंह की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।